हेलो क्लास 12th, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 4 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के टॉप के 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस। जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मैंने इस यूनिट का जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं वो सारा का सारा मैंने इसमें रख दिया है। 50 टॉप के क्वेश्चन है जिसमें आपके एमसीक्यू भी होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं और ट्रू और फॉल्स वाले सारे क्वेश्चन इसमें रखे हैं, 1-1 नंबर वाले 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए अच्छे तरीके से देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने आपके जितने यूनिट बचते हैं उन सभी को मैंने बना करके उसका भी वीडियो आप अपलोड कर दिया है, तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन सबको भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये कह रहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए बजट वर्ष की पहचान कीजिए। यानी सरकार द्वारा जो बजट पेश होता है वो कब होता है, स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल कह लो या वित्त वर्ष कह लो, कब स्टार्ट होता है। तो जो आपका स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, वो साल पूरा बीत कर अगला साल का 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, यानी आपका जो इसमें ऑप्शन है वो कौन सा सही है, वो आपका खा वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बजट के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। बजट के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करता है, या फिर सरकार की वास्तविक व्यय का आय व्यय का वर्णन करता है, या फिर सरकार के अनुमानित व्यय का वर्णन करता है, या फिर सरकार की विदेशी लेन देन का वर्णन करता है। सरकारी बजट किस चीज़ के बारे में बताता है? तो सिंपल सी बात है, गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। सरकार की जो होती है अनुमानित आय को व्यय का वर्णन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है सरकारी बजट के उद्देश्य पहचानिए। क्या उद्देश्य होते हैं? संसाधनों का पुनः बंटन ये तो होता ही है, आय और संपत्ति का पुनः वितरण ये भी होता है, और सामाजिक कल्याण ये भी होता है। यानी गा वाला ऑप्शन खा वाला ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके मतलब तीनों ऑप्शन आपके ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामान्यतः सरकारी बजट की क्या अवधि होती है? जो सरकारी बजट पेश होते हैं उसका समय क्या होता है? तो कोई भी बजट पेश होता है वो कितने साल के लिए, वो जो होता है वो 1 साल के लिए। यानी पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मद गैर कर प्राप्ति वाला है? तो गैर कर प्राप्ति वाला कौन सा है? वो आपका घा वाला ऑप्शन ठीक है, अनुदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मद पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो विदेशों से ऋण ये तो है ही, सार्वजनिक कल्याण ये भी है। ये गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है कि कौन सा इनमें से पूछ रहा था पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, तो लाइसेंस फीस नहीं है। अगला देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व प्राप्ति की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? दायित्व निर्माण नहीं है। कौन सा नहीं है? दायित्व निर्माण है। आप इसको प्रॉपरली पढ़ो, आपको पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय की विशेषता नहीं है? पूंजीगत व्यय की कौन सा विशेषता नहीं है वो आपको वो बताना है कथन। ठीक है, तो आपका जो नहीं है वो कौन सा है? वो दायित्व का निर्माण करना। कौन सा? नहीं, दायित्व का नहीं है, इसमें परिसंपत्ति का निर्माण करना ये वाला होगा। ठीक है, परिसंपत्ति का निर्माण, गा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गैर कर राजस्व की प्राप्ति, गैर कर राजस्व की पहचान कीजिए। इनमें से बताना कौन सा गैर कर राजस्व है? तो आपको दिख ही रहा होगा जो गैर कर राजस्व है वो लाइसेंस फीस है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? कौन सी नहीं है? सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश, ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? निर्यात शुल्क, सेवा कर, या बिक्री कर, या उपहार कर? कौन सा डायरेक्टली लगता है? तो आपका जो है उपहार कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है तो वो आपका उत्पादन शुल्क है। क्या है? उत्पादन शुल्क, दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मदों में सरकार का पूंजीगत व्यय कौन सा है?
ठीक है, आर्थिक सहायता या राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान या पुलिस पर व्यय या ऋणों की अदायगी। तो जो ऋणों की अदायगी यही आपकी पूंजीगत व्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, कह रहा है राजकोषीय घाटे का सूत्र बताना है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो बताइए कौन सा सूत्र है उसका। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका पहला वाला है, क्या? कुल प्राप्तियां माइनस उधार के अतिरिक्त सभी प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस उधार के अतिरिक्त सभी प्राप्तियां, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, पहला वाला। अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां पहचानिए। सरकार का राजस्व प्राप्तियां कौन सा है? तो सरकार का जो राजस्व प्राप्ति है वो कौन सा है? पहला वाला है आपका। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ। अगला देखते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। राजकोषीय घाटा इसके समान होता है, किसके समान? ब्याज भुगतान के या ऋण के, या भुगतान ब्याज भुगतान माइनस ऋण, या फिर ऋण माइनस ब्याज भुगतान। तो किसके समान होता है आपका, बताइए। आपका होता है इसके, ठीक है, ऋण के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, अगर एक एक चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए। इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां कह रहा है कि राजकोषीय घाटा, नहीं सॉरी, प्राथमिक घाटा इसके समान है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका राजकोषीय घाटा था, लेकिन इस बार पूछ रहा है प्राथमिक घाटा इसके समान है। किसके समान है आपको वो बताना है। तो ऋण माइनस ब्याज भुगतान के समान होता है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2016 में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। एक सरकार के वित्तीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के अंतर को क्या कहा जाता है? एक सरकार के वित्तीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के अंतर को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा। क्या बोलते हैं उसको? प्राथमिक घाटा। अगला देखिए। 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं। सरकार द्वारा विनिवेश का क्या मतलब होता है? ठीक है, यानी विनिवेश का क्या अर्थ है? अपनी अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां बेचना, या अपने भवन बेचना, या अपने सार्वजनिक उद्यमों के शेयर बेचना। तो यही वाला ऑप्शन आपका ठीक है, अपने सार्वजनिक उद्यमों के शेयर बेचना ही ठीक है विनिवेश कहलाता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां क्या कह रहा है। सरकारी बजट के राजस्व घाटे का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सरकारी बजट के राजस्व घाटे का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऋण और विनिवेश के द्वारा किया जाता है। किसके? ऋण और विनिवेश के द्वारा किया जाता है। देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सारे पढ़ लीजिए एक बार। ये सरकार की ऋणों को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। ठीक है, ये सरकार के कुल व्यय और परिसंपत्तियों का अंतर है, नहीं। ये सरकार के भावी दायित्वों के वृद्धि करता है। और ये सरकार के कुल व्यय और ऋणों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियों का अंतर है। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो ये है, इसकी विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 22वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा क्या होता है? ठीक है, सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा का क्या होता है वो बताना है। मतलब क्या होता है प्राथमिक घाटे का? एक तरह का फॉर्मूला ही आपका। तो राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान आपका होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर इसलिए प्रत्यक्ष कहलाता है क्योंकि यह सीधे ही इनसे प्राप्त किया जाता है। किससे? उत्पादकों से उत्पादित वस्तुओं पर, या क्रेताओं से वस्तुएं खरीदने पर, या विक्रेताओं से वस्तु बेचने पर। इन सबसे तो नहीं होता। तो आय कमाने वालों से डायरेक्टली प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन इसका ठीक है। 24वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है। सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय क्या होता है? तो आपका जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। क्या होता है? राजकोषीय घाटा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राथमिक घाटा समान होता है। किसके समान होता है? इन चार ऑप्शन में से बताइए प्राथमिक घाटा किसके समान होता है। जो प्राथमिक घाटा होता है आपका ये, ठीक है, ब्याज भुगतान माइनस राजकोषीय घाटे के समान होता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन आपका कह रहा है सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब राजस्व घाटा शून्य होगा, या राजकोषीय घाटा शून्य होगा, या फिर आपका शुद्ध ब्याज भुगतान शून्य हो, या फिर राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो। तो यही वाला ऑप्शन आपका ठीक है, चौथा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश सरकार के लिए डैश का भाग होता है। तो सरकार के लिए जो होता है वो गैर कर राजस्व प्राप्तियां है। क्या है? गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है? सरकारी बजट में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूंजीगत प्राप्ति है? कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? तो आपका जो ये चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त लाभांश, ये क्या आपका एक पूंजीगत प्राप्ति है। अगला देखते हैं। 30वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय, तो शेयर खरीदना, उधार लेना या आर्थिक सहायता या भूमि अधिग्रहण पर व्यय, कौन सा है? तो आपका जो है वो आर्थिक सहायता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन वाले चारों क्वेश्चंस आपके करवा दिए। अब आपके आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस करना, मतलब खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर बताना लास्ट में कि आपके 50 में से कितने सही गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर के टाइम पे हैं, तो 50 में से जितने आपके सही गए हैं तो अपना स्कोर जो है कमेंट जरूर करना कि कितना आपका स्कोर आया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स का है। सरकारी बजट से हमारा आज से डैश वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय और व्यय के विवरण से। ठीक है, तो भाई जो चल रहा है उसके लिए बजट पेश होता है या जो पहले जा चुका है उसके लिए, आने वालों के लिए? तो सिंपल सी बात है भाई, जो आने वाला होता है उसके लिए तो बजट पेश होता है। ठीक है, तो आगामी के लिए जो होगा वो क्या होता है? वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय और व्यय के विवरण से होता है। ठीक है, आगामी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि सरकारी बजट सामान्यतः डैश की अवधि के लिए होता है। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो किसके लिए होता है? एक वर्ष के लिए आपका होता है। ठीक है, कोई भी बजट एक साल के लिए तो पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि कर प्राप्तियां सरकार की डैश प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं या राजस्व प्राप्तियां हैं? तो क्या है? राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, क्या है? राजस्व प्राप्तियां। चौथा क्वेश्चन आपका है कि कर परिवारों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा किया गया भुगतान है अनिवार्य होता है या फिर ऐच्छिक? उनके इच्छा पर डिपेंड करता है या करना, मतलब उनके इच्छा पर डिपेंड करता है या फिर उन्हें करना ही पड़ता है? तो भाई कोई भी कर जो है उनकी इच्छा पर नहीं डिपेंड करता है, उनको करना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डैश कर वह कर है जिसका भार अन्य व्यक्तियों पर टाला जाता है। अन्य व्यक्तियों पर टाला जाता है तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है वो? अप्रत्यक्ष कर। सातवां क्वेश्चन आपका है कि कानून तोड़ने के आर्थिक दंड से प्राप्त रकम सरकार की आय है, कौन सी आय? गैर या गैर कर? तो वो क्या है? गैर कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान व्यय, कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय है या राजस्व व्यय? क्या है आप बताइए 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो वो क्या है? राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका कह रहा है कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है या फिर राजस्व घाटा होता है? आप बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। तो कौन सा होता है वो? प्राथमिक घाटा होता है। आपको फॉर्मूला याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15वां कह रहा है कि एक सरकार के वित्तीय घाटे और ब्याज के भुगतान के अंतर को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा कहा जाता है? आप बताइए। तो क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं शॉर्टली बस आपको ऑप्शंस के आंसर बताते चल जा रहा हूँ और जो एक्सप्लेन करने वाले छोटे क्वेश्चन उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगर आपको तो भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां कह रहा है कि सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय होता है राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा से होता है? तो किससे होता है? राजकोषीय घाटा से। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटा एक डैश तथ्य है, संकुचित या विस्तृत? तो कौन सा है? संकुचित होता है। ठीक है, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए। अब आपके आएंगे सत्य और असत्य वाले क्वेश्चंस, तो उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सत्य और असत्य का क्या कह रहा है कि सरकारी बजट चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। तो ये गलत बोल रहा है। मैंने पहले बोला था चालू नहीं होता। चालू नहीं होता मतलब आने वाले वर्ष के लिए हम बजट बनाते हैं, आने वाले समय के लिए, ना कि जो चल रहा है उसके लिए।
उसके लिए तो ऑलरेडी बन चुका है, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, सरकारी बजट आगामी वर्ष के आय और व्यय का विवरण होता है। आंसर मैंने इसका नीचे दे रखा है। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि करों का भुगतान करदाताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं करता भाई, जो कर देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम टैक्स दो, या मतलब जो टैक्स देने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड तो ये चीज़ नहीं करता ना कि मैं जितना जब चाहूँ टैक्स दूँ, जब चाहूँ ना दूँ, या जितना चाहूँ उतना दूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये गलत बोल रहा है कि टैक्स सभी को अनिवार्य देना पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर का भुगतान करना ही पड़ेगा चाहे इच्छा हो या ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि करों का भुगतान सरकार से कुछ ना कुछ प्रतिफल की आशा से किया जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी को, सरकार को ही टैक्स दे रहे हैं, एक नमक का पैकेट लेकर के आ रहे हैं, 16 रुपये 20 रुपये जितने के भी लेकर के आ रहे हैं, मान लीजिए 28 रुपये का तो वैसे अभी करंट में आ रहा है, तो अगर आप उसको जो है लेकर के आ रहे हो तो क्या सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने सरकार को टैक्स दिया है तो सरकार भी आपको उसके बदले कुछ देगी? ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी आशा नहीं होता भाई, उस तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये असत्य बोल रहा है, यानी करों के भुगतान का प्रतिफल की आशा से कोई संबंध नहीं होता। अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु और सेवा कर प्रत्यक्ष कर के भार को उत्पादक और विक्रेता वस्तुओं की क्रेता पर टाल देते हैं। तो बिल्कुल सही बात ये बोला था इसने। वस्तु और सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है कि भाई कोई भी आप सामान खरीदने जाते हो तो डायरेक्ट उसको दुकान वाले को 2 रुपये अलग से नहीं देते हो टैक्स, आप जो आप सामान खरीदते हो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है वो पैसा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि आयकर से प्राप्त रकम पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, तो असत्य है। ठीक है, आयकर की प्राप्ति से ना तो देयता को निर्माण करता है और ना ही वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई कमी लाता है। पूंजीगत प्राप्ति अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि कौन पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। अगला देखते हैं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां कह रहा है कि दिल्ली में सरकार द्वारा विद्यालय के भवन का निर्माण पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, दिल्ली में सरकार द्वारा विद्यालय के भवन पर निर्माण पूंजीगत व्यय होता है, तो बिल्कुल होता है क्योंकि भवन का निर्माण सरकारी संपत्तियों में वृद्धि करता है ना, तो संपत्ति में तो बढ़ोतरी लाता है ना वो, तो क्या हुआ? पूंजीगत व्यय तो हुआ ही हुआ। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभ सरकार की राजस्व प्राप्ति है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभ सरकार की राजस्व प्राप्तियां, तो बिल्कुल सही है, इससे सरकार के दायित्व में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंशों की बिक्री से प्राप्त राशि सरकार की राजस्व प्राप्ति है? नहीं है, ये असत्य है। इससे सरकार की परिसंपत्ति में गिरावट आती है। तो आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको पूंजीगत प्राप्ति आ रही है या पूंजीगत व्यय आ रहा है, राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय आ रहा है, ये चारों चीज़ें आपके क्लियर होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस के आप सवाल का आंसर दे पाएंगे। कौन देयता उत्पन्न करता है, कौन नहीं करता, तो ये चारों चीज़ें जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो, ताकि इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओ। 2 मिनट तो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 सेकंड के अंदर वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां कह रहा है कि अप्रत्यक्ष करों का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं और इसका संबंध आय से नहीं होता है, यानी उनको टैक्स तो देना पड़ता है चाहे अमीर हो या गरीब हो। ज़्यादातर तो अमीरों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राजस्व घाटा उस समय बढ़ता है जब सरकार अपने ऋणों को वसूली नहीं कर पाती है, तो गलत बोल रहा है ये। ठीक है, ये असत्य है क्योंकि ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्ति है और इसलिए ये राजस्व घाटे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, मैंने आपको जैसा कहा कि आप इसको जरूर याद कर लें, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या है, राजस्व व्यय क्या है, तब आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। तो आपको बिल्कुल टिप पे याद होनी चाहिए हर एक चीज़ें ये चीज़ों में। ठीक है, तब जाकर आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन जो भी थे टॉप के, मैंने आपको करवा दिए एमसीक्यू के। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए या जो ऑप्शंस वाले हो गए या सत्य और सत्य वाले, मैंने आपको सारे करा दिए। ठीक है, ईमानदारी से बताना आपका 50 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही गए हों। फ़र्क ये नहीं पड़ता चाहे आपके 2 ही सही हों, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके सही कितने गए हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। आपको पढ़ने की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो मैंने आपको जितने भी थे सारा करवा दिया। बाकी मैंने और भी चैप्टर्स के बना के वीडियो लिंक मतलब अपलोड कर चुका हूँ, और उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन सभी को ज़रूर देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए हैं आपको, उसके आंसर भी मैंने प्रोवाइड किए, तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है किसी प्रकार का, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको पूरा डाउट सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर, अपने फ्रेंड वगैरह के वीडियो को शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।